गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आपको सबको मालूम है, हमने जो पॉलिटी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए थे। तो पॉलिटी का हमने जो अमेंडमेंट जो हमने जो स्टार्ट किया था कि जो हमने आर्टिकल 70-73 जो चार्टर एक्ट था उसको कवर किया था। उसके बाद हमने जो रेटिफाई जो किए थे हमने, उसके बाद हमने पिट्स एक्ट किया था। अब जो ये है, ये चार्टर एक्ट जो 1793 और चार्टर एक्ट जो 1813, ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें है क्या। एक्चुअली जो चार्टर एक्ट 1793 है, उसमें तो एक तो जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप सबको मालूम है कि अब किसका राज था 1773 के बाद किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी काम थे उसको अपने हैंड में ले लिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ओनली एक एज ए उनको ये बोला था कि आप हमारे नुमाइंदे हैं इंडिया में, अभी हम ही इसको रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इंडिया पे रूल करने के लिए उन पे मोहर लगा दी थी। उसके बाद क्या था, अमेंडमेंट्स करते गए और धीरे 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 क्या हुआ, 1758 में सारा जो काम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कैसे ये इन्वॉल्व जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे करती है और खुद इन्वॉल्व हो जाती है। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और जो इंडिया का रूल्स है वो सारा किसने किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किया था, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है मोनोपोली जो थी, ब्रिटिश जो मोनार्क थे उससे परमिशन लेकर ही इंडिया में आए थे। और कब आए थे आपको सबको मालूम है, ये आपको 1709 में जो हॉकिंस था वो जहांगीर के कोर्ट में आया था, और 1713 में उसको सूरत के लिए फर्स्ट टाइम क्या मिल गया था, परमिशन मिल गई थी। ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए। तो ये डेट्स जो है आपको याद होनी चाहिए। और फर्स्ट कौन आया था, हॉकिंस जो था वो फर्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा था वो आया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स होंगे, आपको पता है पिट्स एक्ट में हमने बीओडी जो थे, बीओसी जो थे, ठीक है, बीओडी और बीओसी ये दोनों थे, कमर्शियल काम और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे अलग अलग कर दिया था। तो बीओसी के जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी पर्सन थे उनकी जो अब सैलरी है वो कहाँ से दी जाएगी, रेवेन्यू ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यू है जो उसमें से दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसके मेन करेक्टर्स थे। हम इसको अच्छे से डीप से नेक्स्ट करेंगे, पढ़ेंगे। और जो ये ओनली आपके लिए ओवरव्यू है। हम आगे इसके जो अभी नेक्स्ट है उसमें देखते हैं। करेक्टर चार्टर एक्ट 1813 में क्या है कि जो अबॉलिश कर दी थी, एक्सटेंड तो की, इसमें भी क्या किया गया, 20 साल के लिए मोनोपोली को एक्सटेंड, व्यापार करने के लिए जो मोनोपोली है उसको एक्सटेंड कर दिया। बट जो मोनोपोली है वो कहाँ तक रह गई, ओनली टी प्लस चाइना के साथ ट्रेड। बाकी सब जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और भी व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उनको अलाउ कर दिया था कि आप भी इंडिया में आ सकते हो। उसके बाद मिशनरी कृष्ण जो मिशनरी थे वो इंडिया में आई प्रचार करने के लिए, और 1 लाख जो एजुकेशन के लिए है वो भी एलोकेट किया गया था। तो हम इसको अब देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 जो चार्टर एक्ट 1793 में आया था उसके जो फीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या था, एक्सटेंडेड ओवर राइडिंग टू गवर्नर जनरल। आपको पता ही है कॉर्नवालिस ने ये कर ही दिया था। उसके बाद दिस एक्ट गेव द जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल मोर पावर टू द ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। जो मद्रास और बॉम्बे, आप सबको मालूम है, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, उस टाइम पे तो उस पे क्या हुआ था, बंगाल को क्या बन गया था, सुप्रीम बना दिया गया था। और जो ये थी इनकी जो भी गवर्नमेंट में काम, कोई भी काम था तो इसकी इन दोनों को काम किससे पूछ के करना पड़ता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी उपाधि, यहाँ पे क्या थे, गवर्नर्स थे। ठीक है, दोनों पे मद्रास और बॉम्बे में कौन थे, गवर्नर्स थे। बट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो एक ही था। ठीक है, तो ये क्या था, 1793 में ये काम कर दिया था कि जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, प्रेसिडेंसीज हैं, वो किसको रिपोर्टिंग करेंगी, कोई भी काम करना है, कोई भी पावर है तो किसके हैंड में है, बंगाल। उसके बाद जो मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया था 20 साल के लिए, मैंने आपको बता ही दिया था। और इस एक्ट में क्या हुआ था, कमांडर इन चीफ वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। ठीक है, तो इसमें क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्नवालिस ने क्या बोला था कि मैं कमांडर इन चीफ बनूंगा, और इसमें क्या होगा कि मेरे पास पावर रहेगी कि मैं उसकी जो डिसीजन पावर है वो उसके हैंड में रहेगी। ठीक है, वो ओवरराइड कर सकता है कि अगर उसको अच्छा नहीं लगा कोई डिसीजन तो वो उसको ओवरराइड कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, उसको चला भी सकता है। और इस एक्ट में क्या था, इट लेट डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल पुट द इंडिया रेवेन्यू। ठीक है ना, मैंने आपको बता ही दिया कि जितनी भी सैलरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर थे उसकी जो सैलरी थी अब कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं जो इंडियन 1813 एक्ट जो था, चार्टर एक्ट, उसमें क्या था, उसमें क्या कर दिया था, मैंने आपको बताया मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट टू टी प्लस चाइना से ट्रेड, चाइना से जो ट्रेड करना है उसको खत्म कर दिया था यहाँ पे 1830 में। बाकी जो था
ठीक है। नहीं नहीं, ये जो था इसमें क्या था, इसकी मोनोपोली ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बाकी जो भी काम थे उसकी जो मोनोपोली है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और ये जो मोनोपोली है इसको भी 20 साल के लिए कर दिया गया। अब क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट है वो इंडिया में जाकर व्यापार कर सकता है। तो अब क्या हो गया कि सबके लिए जो इंडिया के दरवाजे खुल गए बिजनेस करने के लिए, बट एक्सेप्ट टी और चाइना के साथ ट्रेड, ये दोनों को छोड़कर इंडिया में कोई भी ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको लिख ही दिया नेक्स्ट पॉइंट कि मोनोपोली रिटेन फॉर द टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो किसके पास रह गई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई भी व्यापारी आएगा तो ये काम नहीं करेंगे, कौन सा, चाय, चाय का और जो चाइना के साथ ट्रेड, बाकी जो भी काम था वो कर सकते हैं। और इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी। तो 1813 एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यही आते हैं कि कौन से एक्ट में मिशनरी एक्ट हुआ, कौन से एक्ट में उसकी जो मोनोपोली है वो खत्म की गई टी और चाइना को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए मैं इसको स्टार्स लगा रहा हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरी कब आई, 1813 एक्ट के। ठीक है, और फिर इसमें एक और काम हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके लिए क्या, 1,00,000 रुपीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं यहीं से बन के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का, जो मेरा ख्याल 70-73 के बाद, 70-73 के बाद ये एक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मिंटो मॉर्ले और किल्सफोर्ड जो है था 1919 का, वो एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ 1935, इंडियन गवर्नमेंट 1935 1909। ये 4-5 जो एक्ट हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यही जो मेन है इनका जो आपका मेन जो इनके स्तंभ हैं वो यहीं से निकले थे। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द ईस्ट इंडिया टेरिटरी। ठीक है, तो ये भी आपको क्या बताया कि मैंने क्या आपको बताया, धीरे धीरे क्या कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैक हो रही थी और क्राउन जो था, जो ब्रिटिश मोनार्क का जो क्राउन था वो आगे हो रहा था, और जो भी जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी वो किसके हैंड में आ रही थी, ब्रिटिश क्राउन के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट ऑथोराइज टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स। अब क्या किया गया यहाँ पे देखिए कि लोकल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दी गई कि वो क्या कर सकते हैं कि वो टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन अगर कोई नहीं देता है तो उसको वो पनिश भी कर सकते हैं। ये देखिए, नॉट पेइंग टैक्स, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो पनिश भी कर सकते हैं। तो ये जो काम थे ये किसके द्वारा किए गए, ये भी 1830 एक्ट के अंदर। अब और देखिए कि इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया कि आपको जितना भी इंडियन रेवेन्यू है उसका जो है 10.5% जो शेयर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए वो बहुत बड़ा होता है। अगर 100 में से आपको देखिए आपने अब कुछ नहीं करना, आप ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, तो आपको क्या है 10.5% जो शेयर है वो डिविडेंड में से, मतलब एज ए डिविडेंड आपको मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी डिफाइंड इन अ ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय प्रेजेंटिंग अ रेगुलेशन मेड बाय द काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टेरिटरी, यानी आपको बता ही दिया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया की टेरिटरी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी जो थी, टेरिटरी, ठीक है, उसको किसने ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ये क्या, मद्रास, बॉम्बे और जो इसकी काउंसिल थी बंगाल, इन सब की काउंसिल में ये प्रेजेंट किया गया कि ये जो टेरिटरी है किसकी है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन किसकी है, अब ये क्राउन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। ठीक है, तो ये जो फीचर्स थे 1813 के, तो मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। कौन कौन सा एक्ट, 1813 का एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे होना चाहिए। 1773 का एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1784 का जो पिट्स एक्ट है उसमें यही कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे वो कब इंट्रोड्यूस हुए, उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो 1853 का एक्ट है, 1858 का एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपका 1909 का एक्ट है, हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। 1919 का एक्ट है। ठीक है, ये जो है आपके ये क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 और आपका एक है 1935, ये जो 5 हैं, मतलब आप अगर इसका ओवरव्यू भी लेंगे तो चल जाएगा, बट ये जो 1813, 1935, 1919, 1909, 18 जो 58 है, 1784 है, जो ये जो एक्ट हैं ये आपके टिप्स में होने चाहिए, तभी आप पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटी का अगर देखिए, अगर मार्क्स में अगर जो हमारा एग्जाम है उसमें अगर 10 मार्क्स के अगर पॉलिटी आती है तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं ये यहीं में से उठते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा संविधान बना है, पार्लियामेंट बना है, कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, तो आधी जो इसकी जो नींव है वो कहाँ से, ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी इसी से ली गई थी। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा।